तो आज की क्लास का हमारा जो टॉपिक है वो है जापान के अंदर प्रधानमंत्री। जैसा कि हम लोग पहले देख चुके हैं कि जापान में संसदीय व्यवस्था है और संसदीय व्यवस्था के अंतर्गत दो कार्यपालिकाएं होती हैं, एक नाम मात्र की नॉमिनल एग्जीक्यूटिव और दूसरी रियल यानी कि वास्तविक कार्यपालिका। नाम मात्र की कार्यपालिका हम लोग सम्राट के रूप में पढ़ चुके हैं और रियल एग्जीक्यूटिव जो है हमारी वास्तविक कार्यपालिका, जिसको कि हम कैबिनेट और प्रधानमंत्री के रूप में जानते हैं, वो हमने स्टार्ट किया था। और जैसे कि हम लास्ट क्लास में भी पढ़ चुके हैं कि जापान के अंदर कॉन्स्टिट्यूशन ने एग्जीक्यूटिव के सारे पावर कैबिनेट को दिए हैं। जहां दूसरे पार्लियामेंट्री सिस्टम है वहां पर ये हेड ऑफ द स्टेट को दिए हैं, जैसे इंडिया में प्रेसिडेंट और ब्रिटेन के अंदर सम्राट को दिए हैं, लेकिन जापान में ये सारी की सारी चीजें कैबिनेट को दिए। और कैबिनेट का हेड जो है, हर पार्लियामेंट्री सिस्टम के अंतर्गत कैबिनेट का एक हेड होता है जिसको कि हम प्राइम मिनिस्टर कहते हैं। तो अब यहाँ पर हम कह सकते हैं कि जो पावर का सेंट्रलाइजेशन है, मतलब शक्तियों का जो केंद्रीकरण है, वो कैबिनेट से भी प्राइम मिनिस्टर के अंतर्गत आ जाता है। अगर हम एक कड़ी के रूप में लें संसदीय व्यवस्था के अंतर्गत, तो जनता अपनी जो पावर्स है वो देती है अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को, यानी कि जनता अपने सारे दायित्व काम करने के वो उन लोगों को दे देती है जो उनके खुद के द्वारा चुने होते हैं, जो कि असेंबली में जाते हैं। यानी कि जनता की जो पावर है वो जाती है अब उनके रिप्रेजेंटेटिव्स को, और उन लेजिस्लेचर में बैठने वाले उन सब रिप्रेजेंटेटिव्स के पावर्स फिर वापस जाते हैं मेजोरिटी पार्टी को। मेजोरिटी पार्टी से फिर वो चले जाते हैं कैबिनेट में, और कैबिनेट से फिर वो सुप्रीम स्थिति आ जाती है प्राइम मिनिस्टर की। तो हम ये कह सकते हैं कि पार्लियामेंट्री सिस्टम में पब्लिक से लगाकर जो एक चेन डेवलप होती है, जो पावर का सबसे सेंटर पॉइंट होता है, वो प्राइम मिनिस्टर हो जाता है। तो यही सिस्टम हम जापान में भी देख सकते हैं। तो जापान में प्राइम मिनिस्टर के बारे में क्या प्रोविजंस हैं, क्या किस तरह की वो पावर्स और किस तरह का उसका स्टेटस है, उन्हीं छोटी छोटी बातों को हम यहाँ पर देखने की कोशिश करेंगे। तो ये कुछ जनरल फैक्ट्स है, पहले हम उनका डिस्कशन कर लेते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर क्या प्रोविजन किया गया है, 3 आर्टिकल जो है स्टार्ट के, वो कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में बताते हैं। देखिए, एक सबसे पहली बात जो मैं आपको पहले भी कह चुका हूं कि जापान के अंतर्गत संविधान के अंदर प्राइम मिनिस्टर को अलग से कोई चैप्टर के रूप में डिफाइन नहीं किया गया है। जैसे हम लोग कहते हैं ना कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में पार्ट 3 जो है वो हमारा फंडामेंटल राइट से जुड़ा हुआ है, पार्ट 4 जो है वो हमारा डायरेक्टिव प्रिंसिपल से जुड़ा हुआ है। तो ऐसा कोई अलग से पार्ट नहीं है। कैबिनेट के बारे में चैप्टर 4 के अंदर जापान के संविधान का जो अध्याय 4 है, उसमें कैबिनेट के बारे में जो कहा गया है, उसी से संबंधित आर्टिकल्स के अंदर प्राइम मिनिस्टर को भी उन्होंने मेंशन किया है। तो जब हम कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोविजंस की बात करते हैं तो हम सबसे पहले आर्टिकल 66 का उल्लेख करेंगे। आर्टिकल 66 के अंदर क्या कहा गया है कि कैबिनेट का एक चीफ होगा, एक अध्यक्ष होगा, और उस अध्यक्ष का नाम प्रधानमंत्री होगा। तो जो प्राइम मिनिस्टर पोस्ट की जो व्यवस्था है, जो सबसे पहला इनिशिएट जो है वो हम यहाँ पर कैबिनेट के अध्यक्ष के रूप में आर्टिकल 66 के अंदर प्रधानमंत्री के रूप में देखते हैं। तो एक पहला प्रोविजन ये। फिर आर्टिकल 6 और आर्टिकल 67, ये दोनों ऐसे अनुच्छेद हैं जो प्रधानमंत्री की नियुक्तियों के संबंध में बात करते हैं। अब नियुक्तियां कैसे होगी प्रधानमंत्री की, तो आर्टिकल 6 के अंदर कहा गया है कि डायट द्वारा मनोनीत व्यक्ति ही प्रधानमंत्री होगा। अब इसका मतलब क्या, देखो यहाँ पर एक डिफरेंस वाली बात आ रही है, उसको समझने की कोशिश करना। डायट द्वारा मनोनीत जनरली इंडिया के अंदर या जो ब्रिटिश पार्लियामेंट है या दूसरे पार्लियामेंट्रियन जो सिस्टम है, उनके अंदर जो व्यवस्था है उससे थोड़ी सी अलग व्यवस्था हम जापान में देख सकते हैं। जैसे कि अभी मैंने कहा था, भारत के अंदर क्या व्यवस्था है कि लोकसभा में जिस दल को बहुमत मिलता है, यहाँ ध्यान रखना हम बात केवल लोकसभा की कर रहे हैं, कि लोकसभा में जिस पार्टी को मेजोरिटी या बहुमत मिलता है, वही बहुमत दल अपना एक लीडर चुनता है, और उस लीडर को प्राइम मिनिस्टर पोस्ट के लिए अपॉइंट करता है राष्ट्रपति। और सिमिलर यही प्रोविजन ब्रिटेन के अंदर भी है। यानी कि प्रधानमंत्री कौन होगा ये चुनने का राइट्स किसके पास है, मेजोरिटी पार्टी को, लोअर हाउस में जिस दल को बहुमत मिला है वो। लेकिन जापान के अंदर आर्टिकल 6 क्या कहता है, आप देखो एक छोटा सा वर्ड मैंने लिख रखा है,
सम्राट डायट द्वारा मनोनीत, यानी कि वहां का जो लेजिस्लेचर है जिसको कि हम डायट कह रहे हैं, और डायट के जो दो सदन है, हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव और हाउस ऑफ काउंसलर्स, प्रतिनिधि सदन और सभासद सदन, ये दोनों हाउस मिलकर प्रधानमंत्री कौन होगा इसको चुनते हैं। और जनरली ये यही रूल फॉलो किया जाता है कि जो मेजोरिटी पार्टी का मेंबर होगा उसी व्यक्ति को डायट के दोनों सदन मिलकर अपना प्राइम मिनिस्टर मनोनीत करेंगे, और जिस व्यक्ति को डाइट सेलेक्ट करती है उसी व्यक्ति को फिर सम्राट प्रधानमंत्री के पोस्ट की ओथ दिलाता है। तो यहाँ ये विशेष याद रखने वाली बात है कि प्रधानमंत्री कौन चुनता है, तो डायट के दोनों हाउस मिलकर चुनते हैं। इन केस अगर किसी मेंबर को लेकर दोनों हाउस के बीच में कंट्रोवर्सी हो जाती है, यानी कि किसी भी एक नाम पर दोनों हाउसेस के बीच में सहमति नहीं बन पाती है, तब हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव, जिसको कि हम लोअर हाउस कहते हैं, उसकी इच्छा सर्वोपरि होती है। वो जिस व्यक्ति को सिलेक्ट करता है फाइनली वही व्यक्ति जापान में सम्राट मनोनीत होता है डायट के द्वारा। तो ये डायट के माध्यम से प्रधानमंत्री की नियुक्ति के बाद जो आर्टिकल 6 के अंदर हम लोग बता सकते हैं। फिर एक आर्टिकल 67 जो एक और बात प्रधानमंत्री की नियुक्ति के संबंध में करता है, और वो ये कि जैसे ही जनरल इलेक्शन होंगे, जनरल इलेक्शन होने के तुरंत बाद डायट का सबसे पहला जो प्राइमरी फंक्शन होगा वो यही होगा कि वो अपने एक जॉइंट सेशन के अंदर अपना एक प्राइम मिनिस्टर चुने। तो ये एक और बात जो डायट, और वो कहां से होगा, वो डायट के ही मेंबर्स में से होगा। अब यहाँ पर देखो एक छोटा सा अंतर, और हम इंडिया के साथ कंपेयर करके करते हैं। इंडिया में भी पार्लियामेंट्री सिस्टम है, जापान में भी है। आज इंडिया के अंदर अगर कोई ऐसा व्यक्ति जो कि संसद का सदस्य नहीं है, अगर उसको भी प्रधानमंत्री बनाना चाहे तो बना सकते हैं, है ना। कंडीशन क्या है कि ऐसा व्यक्ति अगर जो संसद का सदस्य नहीं है उसको अगर प्रधानमंत्री बनाया जाता है तो आने वाले 6 महीनों के अंदर अंदर उसको कहीं ना कहीं से इलेक्शन फाइट करके पार्लियामेंट की मेंबरशिप प्राप्त करनी पड़ती है। यानी कि कंडीशन है, लेकिन एक बार बिना मेंबर को भी हमारे यहाँ प्राइम मिनिस्टर बनाया जा सकता है। लेकिन जापान के अंदर डायट में कॉन्स्टिट्यूशन ने साफ कह रखा है कि डायट के इलेक्शन के बाद पहला काम यही होगा कि डायट अपने ही मेंबर्स में से अपने एक व्यक्ति को प्रधानमंत्री की पोस्ट के लिए चुने। तो कहने का मतलब वहां पर यह सिस्टम नहीं है जो इंडिया के अंदर है कि किसी गैर संसद के सदस्य को भी प्रधानमंत्री बना लिया जाए और बाद में उसको कह दिया जाए कि अब आप 6 महीने के अंदर अंदर संसद की मेंबरशिप ले लो। ऐसा प्रोविजन वहां पर नहीं है। तो ये दो आर्टिकल जो हम लोग बात कर रहे हैं, आर्टिकल 6 और आर्टिकल 67, ये दोनों प्रधानमंत्री की नियुक्तियों को लेकर किए गए हैं। फिर एक छोटी सी बात जो और जापान का कॉन्स्टिट्यूशन कहता है कि कौन व्यक्ति प्रधानमंत्री बनने के लायक है, उसकी एलिजिबिलिटी क्या है, योग्यता क्या है। तो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर दो बातें कही गई हैं। पहली बात, वो मेंबर जो डायट का मेंबर हो, जो कि मैंने अभी आपको कहा था कि ऐसा व्यक्ति जो डायट का मेंबर ही नहीं है उसको किसी भी सूरत में प्राइम मिनिस्टर नहीं बनाया जा सकता। तो पहली योग्यता क्या है कि वो डायट का मेंबर हो। और दूसरी योग्यता क्या है जो कि हमने कैबिनेट के समय भी देखी थी कि वो व्यक्ति जो जिसका बैकग्राउंड आर्मी का नहीं हो, यानी कि वो असैनिक व्यक्ति हो। मैंने पहले भी क्लियर किया कि अब जापान के कॉन्स्टिट्यूशन ने युद्ध का परित्याग किया है, युद्ध की विभीषिका का वो शिकार रहा है। तो इसी बात को और ज्यादा इफेक्टिव बनाने के लिए उन्होंने ये डिक्लेयर किया कि ऐसा व्यक्ति जो असैनिक है, जिसका आर्मी से कोई कनेक्शन नहीं है, उसी व्यक्ति को जापान का प्रधानमंत्री बनाया जाएगा। तो ये दो बातें जो आपको यहाँ बुलेट्स में दिख रही है, ये दो बातें जापान का कॉन्स्टिट्यूशन प्रधानमंत्री की योग्यताओं के बारे में बात करता है। लेकिन इसके अलावा एक तीसरा पॉइंट और मैंने यहाँ लिख रखा है, आपको दिख रहा होगा, व्यक्तिगत और राजनीतिक योग्यताएं, इंडिविजुअल और पॉलिटिकल एलिजिबिलिटी। अब इंडिविजुअल और पॉलिटिकल एलिजिबिलिटी का मतलब ये है कि एक ऐसा व्यक्ति जो पूरे नेशन को लीड करने की योग्यता रखता हो, उसका कैरेक्टर ऐसा हो कि लोगों का उसके अंदर फेथ हो, उसके अंदर इतना एक्सपीरियंस हो कि वो राजनीतिक सूझबूझ के साथ देश को आगे ले जाए। तो इस प्रकार की जो बातें हैं वो बातें अगर किसी व्यक्ति में है इंडिविजुअली, और पॉलिटिकल एक्सपीरियंस अगर उसके अंदर है, तो उस व्यक्ति को डायट के द्वारा जनरली प्राइम मिनिस्टर बनाया जाता है। तो ये दो एसेंशियल
और एक प्रैक्टिस की योग्यताओं की बात हम जापान में कर सकते हैं।